एवरीवन, सो आज हमें स्टार्ट करना है अपना पार्ट बी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑडिट। अब ये जो चैप्टर है ये तो आपका खुद का कॉस्ट ऑडिट है, ठीक है। तो इसे तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा अपना जो है ये चैप्टर रहने वाला है। अच्छा, जब आप फाइनल में पहुंच जाओगे तो फाइनल में तो आपका जो है पूरा 50 मार्क्स का रहता है ये पूरा जो कॉस्ट ऑडिट है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, छोटा सा ही अपना चैप्टर ये रहने वाला है, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते। देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब आपको पता है जो हमने चैप्टर 1 किया था, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, बेसिक्स ऑफ ऑडिट सॉरी, तो वहां पर हमने कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी कवर कर ली थी। अब आपको पता है कोई सी भी टाइप की ऑडिट हो, अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग है डेफिनेशन की वो कैसे होने वाली है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, है ना। अब जो टाइप की ऑडिट होती है हम लोग जानते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो वहां पे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होगी। कॉस्ट ऑडिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स है, ठीक है, कॉस्ट के आइटम्स है, उन सब की ऑडिट होगी, उन सब की सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम मीनिंग के बारे में बात करें तो मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ। अब जितनी भी सारी कॉस्ट की चीजें जो आप पढ़ते हो, ठीक है, चाहे वो कॉस्ट स्टेटमेंट्स हो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स हो, या और भी जो रिलेटेड डेटा है कॉस्ट से, तो अदर कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा, उस सबको चेक करके उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन देना और ये बताना कि क्या जो है ये सारे कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंट्स, जो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, क्या ये सारी जो चीजें हैं वो सही है कि नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो देती है कि नहीं देती है ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये जो अपनी ऑडिट है, ये ऑडिट जो है अपनी वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग जानते हो एक कंपनी में जो है कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि मैम कॉस्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये सारी चीजें आप कॉस्टिंग में पढ़ ही लेते होगे, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार रिवाइज करना चाहें तो आपको पता है कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। बट आप मुझे बताओ प्रॉफिट जो है वो कैसे आएगा, जो अपनी सेल होती है, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना हमने सेल किया उससे जो पैसा आया वो सारा अपना प्रॉफिट है? नहीं। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है, जो भी आपका सेल करके पैसा आता है उसमें से जब आप कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो ही तो आपका क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। तो अगर किसी कंपनी में कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई आ रही है, ठीक है, एक्सेस कॉस्ट आ रही है, तो उसका प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा, तो उसके लिए तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए कॉस्ट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी हमारी उतना कम प्रॉफिट होता जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो कहीं कॉस्ट जो डेटा है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पे जो ऑडिटर है वो ये सब चीजें मेक श्योर करेगा, ठीक है। अगर कहीं पर उसको लगता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई आ रही है तो वो सजेशन, रिकमेंडेशन भी अपने देता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में ये सब चीजें कवर होती हैं, बट यहाँ पर हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये जो एकदम एक्सेस वाली डिटेल्स है ये अपने फाइनल में आता है। यहाँ पर हमें कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 148 आपको याद होगा, जो हमने लास्ट चैप्टर किया था स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो मैंने कहा था जो लास्ट सेक्शन 148 है ये हम लोग करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तो हम वो यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे सेक्शन 148 में तो 2 से 3 बातें बोली हुई है, हमें यहाँ पे मेनली रूल्स पढ़ने हैं, CRA रूल्स, ठीक है। CRA रूल्स क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, ठीक है। तो ये चैप्टर में हमें ये पढ़ना है मेजरली। चलो अब देखो वापस से आ जाओ, डेफिनेशन तो हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या बोला है, कॉस्ट ऑडिट कंप्राइजेस, अगेन वही जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है वही बोला गया है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके। तो कॉस्ट ऑडिट में बेसिकली क्या होगा, हमें क्या वेरीफाई करना है। देखो वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, ये जितने भी सारे वर्ड्स है आप यूज कर सकते हो। तो इसमें हमें क्या वेरीफाई करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हमें वेरीफाई करना है, पूरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम रहता है वो भी हमें वेरीफाई करना होगा। कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट की रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट, डेटा, प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें जो कंपनी में रहती हैं रिलेटेड टू कॉस्टिंग, वो सारी की सारी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं। और ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या वो फॉलो किए गए हैं या नहीं फॉलो किए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स लगते हैं वो फॉलो किए गए हैं कि नहीं फॉलो किए गए हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं कंपनी ने या नहीं फॉलो किए, ये भी चेक करने का काम होता है कॉस्ट ऑडिटर का, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट अगर ऑडिटर कर रहा है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो सबसे पहले क्या बोला
कि इससे क्या प्रोवाइड होगा, ऑथेंटिक कॉस्ट डेटा विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर ऑडिट होगी, हमें पता है अगर ऑडिट हो रही है तो वहां पे यही तो बताया जाता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, मतलब जैसी चीजें दिख रही है वैसी है कि नहीं है, एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके ऊपर ही तो वो अपना ओपिनियन देगा ना कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अब जो कॉस्ट डेटा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है वो बताएगा कॉस्ट ऑडिटर, और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। ठीक है, किस चीज के बारे में डिसीजन मेकिंग कर पाएगा मैनेजमेंट, कि भाई क्या प्राइसिंग रखनी है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जो हमारी कॉस्ट है, हमने अभी बात की कि कॉस्ट आपकी कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रॉफिट डिटरमाइन होगा, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस डिसाइड करोगे। तो अगर आपने आपकी प्राइस ऐसी रख ली जो कॉस्ट के इक्वल है तो आपका प्रॉफिट तो आ ही नहीं पाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई कितनी हम प्राइसिंग रखें। ठीक है, तो प्राइसिंग पॉलिसी, प्रोडक्ट कौन कौन से हमें रखने चाहिए जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, हम उसको कम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम डिसकंटिन्यू कर दे। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजमेंट को। फिर कहाँ कहाँ पर इनएफिशिएंसी है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई आ रही है लेकिन आनी नहीं चाहिए। बिकॉज देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि एक्सेस में कॉस्ट इनकर कर लेती है कंपनी लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है, और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कॉस्ट इनकर करने की जरूरत होती भी है। तो वो डिटरमाइन करना कहाँ कहाँ पे इनएफिशिएंसी है, ठीक है, वो सारी चीजें फाइंड आउट करोगे प्रॉब्लम्स, तभी तो आप सोल्यूशन दे पाओगे। तो उससे क्या होगा, अगर आपने इनएफिशिएंसीज ढूंढ ली, प्रॉब्लम्स अगर आपने ढूंढ ली, तो उससे क्या होगा, आप उसको सॉल्व करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इंश्योर करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है, इतने सारे लोग हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, इतनी सारे कंपनीज है, सबको रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब उसका मतलब क्या होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का, इसका मतलब है हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि हमारा आउटपुट या हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट है वो तो हो जाए मैक्सिमाइज, और जो हमारे लॉसेस हैं और जो हमारी कॉस्ट है वो हो जाए मिनिमाइज। यानी मैक्सिमम तो हमारा क्या आना चाहिए, प्रॉफिट, और मिनिमम हमारी क्या आनी चाहिए, कॉस्ट। रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि वेस्टेज तो कम से कम हो जाए, ठीक है, और उसका आप मैक्सिमम आउटपुट उससे निकाल सको, मतलब चीजें वेस्ट ना हो, इस तरीके से हमें उसका यूज लेना है। और एक बात बताओ, अल्टीमेटली अगर आपकी कॉस्ट कम आती है, अगर आप रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करते हो, तो उससे आपकी कॉस्ट कम आएगी तो आप प्राइजेस भी तो कम रख पाओगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट कम है तो अगर हम ठीक ठाक प्राइस भी रख लेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट, तो उससे कस्टमर्स को भी बेनिफिट होगा और कंपनी को भी बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट कस्टमर्स ऑल्सो। इसके बाद क्या बोला है, इवेल्युएट्स कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म। कंपनी किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बना के रखती है, कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए कंपनी क्या कर रही है, कुछ एफर्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही, वो सब कुछ चेक करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह जो होती है कि इस पर्टिकुलर चीज में इतनी कॉस्ट जो है वो आनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, वो सारी चीजें डिटरमाइन करना। एंड गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है ये इन डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड टू टैरिफ पॉलिसी। देखो बेसिकली क्या होता है, भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब आपकी कॉस्ट ऑडिट हो जाती है तो वो रिपोर्ट जो है वो सीजी को सबमिट करनी होती है, मतलब पहले ऑडिटर बोर्ड को देगा, देन बोर्ड आगे जाके वो रिपोर्ट सीजी को सबमिट करेगा, तो गवर्नमेंट के पास भी डेटा जाता है। तो गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे कैसे टैक्स लगाना चाहिए, वो सारे टैरिफ वगैरह के रिगार्डिंग, तो गवर्नमेंट को भी अल्टीमेटली हेल्प होता है। तो ये सब अपने क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई किसकी, कॉस्ट ऑडिट की। अब इसके बाद में आ जाओ, अब यहां से आपका मेन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी यहां पर अगर हम बात करें इंडिया में जो कॉस्ट ऑडिट होती है, तो कॉस्ट ऑडिट गवर्न करने के लिए एक तो अपने पास कंपनीज एक्ट का सेक्शन 148 है, और इसके अलावा अपने पास में CRA रूल्स है। क्या है, CRA रूल्स। ये CRA रूल्स का फुल फॉर्म क्या है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ठीक है, ये दोनों है। देखो सेक्शन 148 आप मानो बहुत आलसी सेक्शन है, उसने क्या बोला, उसने सीजी को पावर दे दी। सेक्शन 148 ने सीजी को पावर दे दी कि भाई तुम डिसाइड कर लो कौन कौन सी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा, कौन कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना मैंडेटरी होगा। जैसे आपको पता है एवरी कंपनी, हर कंपनी, कोई से भी कंपनी हो, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैंडेटरी है, और हर कंपनी को उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी है। लेकिन
कॉस्ट ऑडिट की अगर हम लोग बात करें और उससे भी पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स की हम लोग बात करें, एक बात बताओ, कॉस्ट ऑडिट पे जो ऑडिटर है वो किसको चेक करेगा? कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ही तो चेक करेगा। तो पहले तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या कंपनी में कॉस्ट रिकॉर्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो क्या मैम हर कंपनी में कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं, मैंडेटरी होते हैं? नहीं, लिमिट्स है। ठीक है, तो सेक्शन 148 ने तो सीजी को पावर दे दी कि भाई सीजी तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, अब सीजी के पास पावर है तो आपको पता है जो सीजी है वो रूल्स में प्रेस्क्राइब करेगा। तो क्या बोला सेक्शन 148 ने? सीजी को ऑथराइज करा है कि भाई तुम डिसाइड कर दो किस किस कंपनी के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना मैंडेटरी है और किस किस कंपनी के लिए कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी। तो सीजी ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए क्या रूल्स बनाए? सीआरए रूल्स बनाए। और सीआरए रूल्स में सब चीजें हमें देखनी है। ठीक है, देखो, तो सेक्शन 148 में तो कुछ भी नहीं है, मेनली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सीआरए रूल्स ही पढ़ने हैं। अब देखो, आपको 4 रूल्स है यहाँ पे जो आपको अच्छे से याद करने हैं, रूल नंबर 3, रूल 4, रूल 5 और रूल 6। और आप ट्राई करो कि ये याद कर लो, 4 ही तो है, 3, 4, 5, 6। अब देख लो किसका है। 3 है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मतलब रूल 3 बताता है कौन कौन सी कंपनीज को मैंडेटरी है कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना। ठीक है, उसके बाद में पहले 5 पे आ जाओ। 5 बताता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, जिन कंपनीज को रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो अब वो रिकॉर्ड्स का कोई फॉर्मेट तो होगा कि किस फॉर्मेट में बनाने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मेट वगैरह और कैसे मेंटेनेंस होगा वो कहां पर बताया हुआ है? रूल 5 में। अच्छा, कॉस्ट रिकॉर्ड बन गए, फॉर्मेट वगैरह हमने देख लिया रूल 5 में। अब ऑडिट होगी क्या? तो ऑडिट होगी या नहीं होगी वो बताता है रूल नंबर 4। ऑडिट होगी या नहीं होगी वो कौन बताएगा? रूल नंबर 4। और लास्टली रूल 6 में कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग बाकी सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, रेम्युनरेशन वगैरह हो गया, जो भी सारी चीजें हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर की देखी थी ना, वैसे वो सारी चीजें कॉस्ट ऑडिट में भी तो एप्लीकेबल होंगी ना। तो वो जो डिटेल्स हैं वो हमें कहां पर गिवन है? रूल नंबर 6 में। ठीक है, तो ये हमें 4 रूल्स पढ़ने हैं, रूल नंबर 3, 4, 5 और 6, ये 4 रूल्स हमें देखने हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 जो है अपना, वो किस बारे में बात करता है? रूल 3 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने मैंडेटरी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्या बोला? ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन, यानी सारी कंपनीज, इवन जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो भी। फॉरेन कंपनी जानते हो ना, जिनका जो है जो इनकॉर्पोरेशन है वो तो कहाँ हुआ? इंडिया के बाहर, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया में। तो सारी कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज जो कि किस में इन्वॉल्व है? चाहे गुड्स में चाहे सर्विसेज में, चाहे वो गुड्स बनाती हो चाहे वो सर्विसेज देती हो। लेकिन कौन से वाले गुड्स या कौन सी वाली सर्विसेज में इन्वॉल्व होनी चाहिए? जो कि टेबल्स में मेंशन्ड है। हमें 2 टेबल गिवन है, टेबल ए, टेबल बी। टेबल ए को हम बोलते हैं रेगुलेटेड वाला, ठीक है, रेगुलेटेड सेक्टर्स, और टेबल बी को हम लोग बोलते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। इसका मतलब ध्यान से सुनना, आपको पता है कॉस्ट रिकॉर्ड हर कंपनी को नहीं बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किन कंपनीज को बनाने हैं? तो क्या बोला? वो सारी कंपनीज, इवन फॉरेन कंपनीज भी, जो कि गुड्स या सर्विस देती हैं। पर कौन से वाले गुड्स या सर्विसेज देती हैं? वो वाले गुड्स या सर्विसेज देती हैं जो कि या तो रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं या फिर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं। इसका मतलब या तो आपका रेगुलेटेड में आना जरूरी है या फिर आपका नॉन रेगुलेटेड में आना जरूरी है। आ गए? कंडीशन 1 हो गई। दूसरी कंडीशन, ठीक है, इनमें तो हम आ गए रेगुलेटेड में या फिर नॉन रेगुलेटेड में। इसके अलावा क्या बोला है? लिमिट भी गिवन है, इसमें तो आ गए। लेकिन आपका ओवरऑल टर्नओवर जो है, ओवरऑल जो टर्नओवर है, मतलब जितने भी टोटल प्रोडक्ट्स वगैरह आप बनाते हो सारे के सारे, उन सबका मिलाकर ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना कि एक कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती हो या एक ही सर्विस देती हो, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में इन्वॉल्व हो सकती है। तो हमें ओवरऑल टर्नओवर देखना है सबका। तो क्या बोला? सबका मिलाकर ओवरऑल टर्नओवर, ठीक है, कितना होना चाहिए? ₹35 करोड़ और मोर। कितना होना चाहिए? ₹35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी मुझे इस साल जो है ऑडिट करनी है कि नहीं करनी है, तो मैं उसके लिए जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड पे चेक करूंगी कि मेरा टर्नओवर कितना है। अगर मेरे सारे प्रोडक्ट, सारे सर्विसेज का मिलाकर टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। अभी याद है ना, हम ऑडिट पे तो पहुंचे ही नहीं है, अभी हम सिर्फ रिकॉर्ड पे बैठे हैं। रिकॉर्ड बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं? तो रिकॉर्ड बनाने हैं कि नहीं बनाने, वो भी किससे डिसाइड हो रहा है? आपका ओवरऑल टर्नओवर के लिमिट से। तो अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर
जो है 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तब तो बनाना है, और अगर मान लो मेरा 10 करोड़ है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला, अगर आप ये वाली जो लिमिट्स है ये पूरी कर रहे हो तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत है। ठीक है, अपनी बुक्स में, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तो बनना हर कंपनी के लिए कंपलसरी है, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए ये लिमिट में आ रहे हो तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना मैंडेटरी है, अदरवाइज नहीं है। अब इसके भी एक्सेप्शंस हैं, इसका मतलब कुछ छोटी मोटी कंपनीज हैं या कुछ और कंपनीज हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इवन इफ वो लिमिट पे भी आ रही है, इवन इफ उनका टर्नओवर लिमिट जो है वो आ रहा है, लिमिट से एक्सीड हो रहा है मान लो, लेकिन फिर भी उनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो रूल 3 नॉट अप्लाई टू पहला माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। आपने एमएसएमई सुना होगा, है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी एक्ट है एक एमएसएमई एक्ट, ये अपने डिटेल में आती है फाइनल में, है ना, लॉ में आती है फाइनल में। तो अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो अपनी एमएसएमई, ये डी क्या है, डेवलपमेंट, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, जो अपनी एमएसएमई एक्टर्स में 3 है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, लेकिन एग्जेम्पशन किसके ऊपर है, माइक्रो और स्मॉल के ऊपर। तो जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, छोटे मोटे एंटरप्राइजेस हैं, इनको वैसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे एग्जेम्पशंस गिवन है, तो यहाँ पर भी एग्जेम्प्ट है, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत इनको नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला, फॉरेन कंपनी, लेकिन कौन सी फॉरेन कंपनी, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस ऑफिस है इंडिया में। ठीक है, जिसका इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस ऑफिस है, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ प्रेस्क्राइब मेडिकल डिवाइसेस। अब देखो ध्यान से सुनो क्या बोला है यहाँ पे, ऐसी फॉरेन कंपनीज जिनका इंडिया में सिर्फ लाइसेंस ऑफिस है। देखो लाइसेंस ऑफिस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ऐसा होता है ना कि कम्युनिकेशन के लिए, यानी ऑपरेट वो बाहर से कर रही है, पूरा काम उनका बाहर से हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ बाहर हो रही है इंडिया के, इंडिया में सिर्फ ऐसा ऑफिस है जो कि बस लाइसेंस करने के लिए है, कि भाई यहाँ से जैसे मान लो कोई, हम यहाँ पे गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ की बात हमें वहां ऑफिस तक पहुंचानी है जो अपना फॉरेन कंट्री में है, तो कम्युनिकेटिंग के लिए बीच में एक लाइसेंस ऑफिस डाल दिया। तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस ऑफिस है, और वो फॉरेन कंपनी भी जो है सिर्फ कौन सा काम कर रही है, प्रेस्क्राइब मेडिकल डिवाइसेस का। कुछ मेडिकल डिवाइसेस प्रेस्क्राइब्ड है रूल्स में ही, ठीक है, वो वाले डिवाइसेस का वो काम कर रही है। अब क्या हमें प्रेस्क्राइब डिवाइसेस को याद करने की जरूरत है, नाम को नहीं। ठीक है, चलो, तो ये जो दो एक्सेप्शंस है कौन कौन से हो गए, माइक्रो एंड स्मॉल एमएसएमई एक्ट वाले, और दूसरा फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में सिर्फ लाइसेंस ऑफिस है ओनली, एंड वो प्रेस्क्राइब मेडिकल डिवाइसेस में डील करती है। समझ आई, इनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो अपना यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 3। अब सुनो, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि जो कंपनीज है वो या तो किस में आनी चाहिए, रेगुलेटेड सेक्टर्स में, या फिर किस में आनी चाहिए, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में, या तो रेगुलेटेड में या फिर नॉन रेगुलेटेड में। अब ये तो हमने देख लिया, अब एक्चुअली इसमें कौन कौन सी कंपनीज है वो तो जानना जरूरी है, वरना में समझ कैसे आएगा। देखो रेगुलेटेड में आपको 6 गिवन है, रेगुलेटेड में 6 टाइप के आपको जो है एक्टिविटीज गिवन है, और नॉन रेगुलेटेड में 33 आइटम्स हैं। ठीक है, तो आपको ये 6 तो याद कर लेने हैं। ठीक है, और जो बाकी 6 आपको याद हो गए तो उसके अलावा कोई और अगर आ भी जाएगा तो वो किस में जाएगा, नॉन रेगुलेटेड में जाएगा। तो आप याद तो कौन से कर लो, 6 रेगुलेटेड वाले याद कर लो, 33 तो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इस पे एज सच क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो हमें तो 6 ही याद कर लेना है। देखो रेगुलेटेड, अच्छा रेगुलेटेड को हम और क्या बोलते हैं, टेबल ए। वैसे तो देखो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल आने के चांसेस इतने नहीं रहते, आपका डायरेक्ट ही थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, बट मान लो कभी कभी कुछ पूछ लिया, तो रेगुलेटेड वाले को हम टेबल ए भी बोलते हैं, और नॉन रेगुलेटेड वालों को हम टेबल बी भी बोलते हैं। रेगुलेटेड में अपने पास में 6 आइटम्स है, नॉन वाले में अपने पास में 33 आइटम्स है। ठीक है, अब पहले पढ़ लो आप रेगुलेटेड कौन कौन से, देखो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्या हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा क्या हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चौथा हो गया ड्रग्स एंड फार्मा। अभी आपके वाले ड्रग्स नहीं है, उधर मत पहुंच जाना, है ना, ये सारे मेडिसिन वाले वो सब है, तो ड्रग्स एंड फार्मा, फर्टिलाइजर्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, और लास्ट क्या है, शुगर और इंडस्ट्रियल एल्कोहल, यानी ऐसा एल्कोहल जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर्स, है ना, उसमें यूज हो रहा है एल्कोहल। तो ये जो है ये आपके रेगुलेटेड है, यानी इनके लिए कोई एक्ट या अथॉरिटी है जो इनको रेगुलेट कर रही है, ये सब रेगुलेटेड है। और इसके अलावा
जो नॉन रेगुलेटेड है उसमें 33 आइटम्स है अपने पास। अब मैंने यहाँ पे सारे इंक्लूड नहीं करे बट कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे आयरन, स्टील, कॉफी, टी, एडिबल ऑयल, जूट, जूट प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, ये सब चीजें। अच्छा, अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स रीड करने हैं तो ये आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो अपनी बुक है, मैंने उसमें पूरी प्रॉपर आपकी जो टेबल है ये ऐड कर रखी है। देखो रेगुलेटेड में ये सारे आ गए, रेगुलेटेड तो हमने पढ़ ही लिए। ठीक है, जो नॉन रेगुलेटेड है उसमें 33 अपने पास में जो आइटम्स हैं, कितने आइटम्स हैं, 33 अपने पास आइटम्स हैं। ये आपको सारे यहाँ पर जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैंने आपके यहाँ पे इंक्लूड कर दिए थे। अभी यहाँ तक 33 अपने पास में आइटम्स है। अब आपके बस की है तो याद कर लो, बाकी जरूरत है क्या याद करने की मैम? नहीं, आप जो है रीड करके छोड़ दो, याद करने की आज तक जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ यहाँ पे। तो ये तो हमने देख लिया रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। अब इसके बाद में ये तो अपना क्या कंप्लीट हो गया, ये अपना कंप्लीट हो गया रूल नंबर 3। अच्छा 4 है उसके बाद, पर 4 पढ़ने से पहले हम 5 पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 5 वाला रिलेट करता है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो अब क्योंकि हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स पढ़ लिया तो एक बार हम इससे रिलेटेड 5 है तो पहले वही पढ़ लेते हैं। चलो रूल नंबर 5 पे आ जाओ। रूल नंबर 5 बात करता है अबाउट मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। इसमें आपको बस एक चीज याद करने की जरूरत है कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं उसका फॉर्मेट रहता है CRA 1। ठीक है, क्या बोला? एवरी कंपनी जो कि कवर्ड है रूल 3 में, तो जो भी कंपनी रूल 3 में आ रही है उसकी जितनी भी यूनिट्स है, जितनी भी ब्रांचेस है, उन सबको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बिकॉज वो लिमिट्स में आ रही है, अभी हम पढ़कर आए हैं। तो वो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगे एक फॉर्मेट भी तो होगा, तो वो फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट कहां पर गिवन है? CRA 1। ये फॉर्म्स गिवन है आपको, ठीक है, रूल्स में। तो CRA 1 में फॉर्मेट गिवन है, तो ये आपको बनाना है हर फाइनेंशियल ईयर में। बात समझ आई? ठीक है, ये MCQ में आ सकता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में बनते हैं। बाकी तो बेसिक सी चीजें हैं कि आपको ये बनाने हैं रिकॉर्ड्स, रेगुलर बेसिस पे बनाने हैं, ऑब्वियस सी बात है। और इस तरीके से बनाने हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी एहसान करके बना दिया, समझ ही नहीं आ रहा, बस कुछ भी कैसे भी लिख दिया, नहीं। ऐसे तरीके से बनाने हैं कि आपकी प्रॉपर कैलकुलेशन हमें समझ में आ जाए। किस चीज की कैलकुलेशन इजी हो जाए? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, सेल्स, मार्जिन फॉर ईच प्रोडक्ट, ईच एक्टिविटी फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। यानी इस तरीके से आपको बनाना है कि भाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, मार्जिन वगैरह कितना रहता है हर प्रोडक्ट का, हर एक्टिविटी का, ये सब चीजें पता लगना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों के लिए ही तो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, ताकि हम जान पाए। ठीक है, ये आपको बनाना है। और ये किस किस तरीके से बनाना है? हर फाइनेंशियल ईयर का तो बनाना है, लेकिन मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली, एनुअल बेसिस पे आपको बनाने हैं। तो ये सब चीजें तो आप वैसे भी कॉस्टिंग में पढ़ते होंगे। इसके बाद क्या बोला है? जो आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, इनेबल द कंपनी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वेरियस ऑपरेशंस एंड कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये रिकॉर्ड्स को देखते हुए आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कंट्रोल कैसे करना है कॉस्ट को। तो ये रिकॉर्ड्स जो है ना, इनकी हेल्प से कॉस्ट कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो ये तो अभी हमने जो एडवांटेजेस पढ़े वही सेम बात लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इंपॉर्टेंट। अगेन रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है। तो रूल 3 डन है, रूल 5 डन है। अब आ जाओ किस पे? रूल नंबर 4 पे। रूल 4 अपना क्या है? एप्लीकेबिलिटी फॉर कॉस्ट ऑडिट। अभी हमने देख लिया कि कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। अब हम क्या देखेंगे कि भाई जिन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, क्या उन सारी कंपनीज को ऑडिट करवाने की जरूरत है? नहीं। क्या बोला है? जिन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं उसमें से भी उन्हीं की ऑडिट होगी जो रूल नंबर 4 की लिमिट्स में आ रही है। यानी हर कंपनी जो कॉस्ट रिकॉर्ड बना रही है, जरूरी नहीं है उसकी कॉस्ट ऑडिट भी हो। ऑडिट के लिए अलग से लिमिट है। ठीक है, अब वो याद करनी है हमें। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, जब हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था तो वहां पे आपको एक ही लिमिट गिवन है, रेगुलेटेड की भी और नॉन रेगुलेटेड दोनों की एक ही लिमिट है। दोनों की लिमिट कितनी है? ओवरऑल टर्नओवर 35 CR और मोर। लेकिन कॉस्ट ऑडिट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे लिमिट्स अलग अलग है। रेगुलेटेड वाले सेक्टर की लिमिट्स अलग है और नॉन रेगुलेटेड की जो लिमिट्स है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों की अलग अलग लिमिट्स पढ़नी है। देखो लैंग्वेज दोनों में सेम लिखनी है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, बस लिमिट्स चेंज है। जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट है। देखो क्या बोला है? सबसे पहले अगर हम रेगुलेटेड की बात करें, अगर हम रेगुलेटेड की बात करें तो कॉस्ट ऑडिट तभी एप्लीकेबल होगी जब ये दोनों लिमिट्स पूरी हो रही है। देखो दोनों के बीच में एंड है और नहीं है।
मतलब ये वाली लिमिट भी पूरी होनी चाहिए और ये वाली लिमिट भी पूरी होनी चाहिए, तब ही ऑडिट एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो हमें एक तो चेक करना है ओवरऑल एनुअल टर्नओवर, एक हमें चेक करना है जो कंपनी है जितने भी उसके टोटल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लिमिट तो हम कब चेक कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ईयर एंड पे चेक करेंगे, जो पिछले वाला अपना फाइनेंशियल ईयर है। तो क्या बोला है, जो इसके जितने भी प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जितने भी है ना टोटल, उन सबका मिलाकर जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 50 CR और मोर। एंड पहली लिमिट तो हो गई, एंड सेकेंड लिमिट क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। एग्रीगेट टर्नओवर आपको लेना है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विस का लेना है, फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर रूल 3, दैट इज रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओवरऑल टर्नओवर हमने फर्स्ट वाला देख लिया, ओवरऑल टर्नओवर तो सारे प्रोडक्ट्स का मिलाकर है, लेकिन जो सेकेंड लिमिट है उसमें हमें इंडिविजुअल टर्नओवर लेना है। लेकिन किसका लेना है, हमें इंडिविजुअल टर्नओवर लेना है सिर्फ उन वाले प्रोडक्ट्स और उन वाले सर्विसेज का जो कि रेगुलेटेड वाले हैं या फिर नॉन रेगुलेटेड वाले हैं। बात समझ आई, बहुत ध्यान से सुनो, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जो हम ऑल ले रहे हैं ना, ऑल का मतलब है कंपनी जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में है उसका भी लेना है, नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में है उसका भी लेना है, और ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई सर्विस दे रही हो जो रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड दोनों में ही नहीं आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, पॉसिबल है, तो उसका भी लेना है। जो अदर है ना, अदर्स, उसका भी लेना है। तो इन सबका मिलाकर तो कितना होना चाहिए, 50 CR और मोर। बात समझ आई, इन सबका मिलाकर तो कितना होना चाहिए, 50 CR और मोर। और क्या बोला यहाँ पे कि आपका जो इंडिविजुअल है, आपका जो इंडिविजुअल है यानी रेगुलेटेड का और नॉन रेगुलेटेड का, सिर्फ इन दोनों का इंडिविजुअल लेना है। इसका मतलब जो इन दोनों के अलावा वाले हैं ना, अलावा वाले जो हमने ये अदर्स लिए थे, वो यहाँ पर हमें नहीं लेने, सिर्फ हमें कौन सा लेना है, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। मतलब क्या बोला, उसका ही लेना है जिसके कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसके मेंटेन करने थे, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। मतलब हमने जो ऊपर बात की थी, हमने ऊपर यही तो बात की थी कि कौन सी वाली कंपनीज कवर्ड होंगी, जो रेगुलेटेड में आ रही है या फिर किस में आ रही है, नॉन रेगुलेटेड में। यानी कोई ऐसी कंपनी है जो कि रेगुलेटेड में भी नहीं आ रही है, नॉन में भी नहीं आ रही है, तो क्या वो कवर होगी कॉस्ट रिकॉर्ड में, नहीं। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड बनेंगे ही तब जब आप किस में कवर होगे, रेगुलेटेड में या नॉन रेगुलेटेड में, ऑब्वियस सी बात है। तो जो रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड में है, ठीक है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उनका आपको लेना है, उनका आपको टर्नओवर लेना है, ठीक है। और वो कितना आना चाहिए, 25 करोड़ और, वो कितना आना चाहिए, 25 करोड़ और, ठीक है। अब अभी मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि कैसे सॉल्व होगा, पर एक बार आप जो है सेकंड वाला देख लो पहले, कौन सा, नॉन रेगुलेटेड। सेम चीज लिखी हुई है, ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे रेगुलेटेड में कितनी लिमिट थी, 50 और 25, कितनी लिमिट थी, 50 और 25। यहाँ पर कितनी लिमिट है, 100 और 35। तो ऑल जो है, ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यानी रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड और अदर्स, तीनों का मिलाकर कितना है, 100 करोड़ और मोर। ठीक है, तीनों का मिलाकर कितना है, 100 करोड़ और मोर। और क्या बोला, जो इंडिविजुअल है कौन से वाले, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड, इनका कितना है, 35 करोड़ और, यानी यहाँ पर 50 और 25, और नॉन रेगुलेटेड में सेम लिमिट्स कितनी है, 100 और 35। क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला, यहाँ पे अगर आपकी ये लिमिट्स जो है आप इसमें आते हो तो आपको बनाना है, सॉरी, तो आपको ऑडिट करवानी है, वरना आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और एंड है, याद रखना, इसका मतलब आपकी दोनों लिमिट्स पूरी होनी चाहिए। एक भी लिमिट पूरी नहीं हुई तो ऑडिट होगी क्या, नहीं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और लिखी, मैंने आपको बता दिया वैसे तो, कि जो ऑल प्रोडक्ट्स है ना, जो हमने लिखा है कि ये ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी हमने लिखा है ऑल प्रोडक्ट्स, तो ऑल प्रोडक्ट्स जो हैं कौन से हैं, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड और अदर्स, तीनों हैं इसमें, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, एग्जेम्पशन, देन मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ।
एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि कुछ कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, माइक्रो स्मॉल और वो फॉरेन कंपनीज लाइजन ऑफिस वाला, मेडिकल डिवाइस वाला, वैसे ही यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट से भी एग्जेम्पशन दे रखी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट नॉट अप्लाई टू अ कंपनी विच इज कवर्ड अंडर रूल 3। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब हम यहाँ पे आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने से एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। आप रूल 3 में कवर्ड हो, रूल 3 में कवर्ड हो मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाने हैं, बट आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉस्ट ऑडिट का एग्जेम्पशन है, रिकॉर्ड का एग्जेम्पशन नहीं। रिकॉर्ड तो बनाना पड़ेगा अगर आप लिमिट में आ रहे हो। पहला क्या बोला, देखो क्या बोला, ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। यानी क्या बोला, आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें आप एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हो, तो एक्सपोर्ट वगैरह आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो क्या बोला, टोटल जितना रेवेन्यू है आपका, जैसे लेट्स से आपका टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ है और एक्सपोर्ट से जो आपका रेवेन्यू आ रहा है मान लेते हैं वो कितना बोला, 80 करोड़ है, तो फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 75% से ज्यादा आपका रेवेन्यू एक्सपोर्ट की वजह से आ रहा है, बाहर बेच रहे हो आप सामान। ठीक है, तो हमें ऑडिट करवाने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे एग्जाम कर दिया। अगर आपका क्या बोला, एक्सपोर्ट करने से जो रेवेन्यू आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज में वो टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा है तो। दूसरा, ऐसी कंपनी जो कि किस में ऑपरेट, कहां से ऑपरेट कर रही है, बेसिकली सेज। अब आपने सेज सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, अलग से जोन जो होते हैं वो गवर्नमेंट बना देती है और क्या बोलती है कि अगर आप यहाँ से ऑपरेट करोगे तो बेसिकली उस एरिया को डेवलप करने के लिए वो उसको सेज बनाया जाता है, जैसे महिंद्रा सेज आपने सुना होगा। तो बेसिकली क्या बोला, अगर आप सेज में काम करते हो तो वो वाले एरिया को गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे एग्जेम्पशन देती है कि अगर आप यहाँ पे आके काम करोगे, यहाँ पर आके अपना यूनिट बनाओगे तो आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो एक आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सेज से काम कर रहे हो। और तीसरा, ऐसी कंपनी जो कि जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बना तो रही है इलेक्ट्रिसिटी लेकिन वो मार्केट पे बेचने के लिए नहीं बना रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी बना तो रही है बट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है सेल्फ कंजम्पशन, कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब है वो खुद के लिए बना रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाकर वो बेचेंगे नहीं, पैसे नहीं कमाएंगे उससे, उसको बनाकर वो खुद की ही फैक्ट्री में यूज करेंगे। जैसे मान लो जनरेटर्स वगैरह चलते हैं, ठीक है, उनकी फैक्ट्री में, तो वो बनाकर उसी में यूज कर लेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो खुद के लिए ही, खुद के फैक्ट्री में ही यूज करने के लिए, तो उसके भी आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों में क्या बोल दिया, आपका एग्जेम्पशन है, यानी इन तीनों को कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाने होंगे अगर ये लिमिट्स में आ रही है रूल 3 के, लेकिन ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। भले ही आप ऑडिट की लिमिट्स में आ रहे हो लेकिन फिर भी आपको ऑडिट से एग्जेम्पशन दे दिया। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब वैसे तो देखो क्योंकि आपका यहाँ पे थ्योरी ही आता है, ठीक है, तो एज सच एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो है ना आप ये वाले केसेस अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो हमने रूल 3 पढ़ा, रूल 4 पढ़ा, वो एप्लीकेबल कैसे होता है। ठीक है, जैसे अभी तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, रूल 3 का हमने अलग लिमिट्स पढ़ लिए, रूल 4 का हमने अलग लिमिट्स पढ़ लिए, और ये जो मैं आपको केसेस करवा रही हूँ सॉल्व केसेस, अब आप जाके अगर अपने स्टडी मैट में देखोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपके स्टडी मैट के नहीं है, ये फाइनल के स्टडी मैट के हैं, ये फाइनल में गिवन है। ठीक है, ये वाला सेम मैंने आपको बताया जो है पूरा चैप्टर बेसिकली 50 मार्क्स का कंटेंट, 50 मार्क्स का है आपका पूरा कॉस्ट ऑडिट फाइनल में, तो ये वहां पर दे रखे हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं पता होना चाहिए कि कैसे होता है, तो उसके लिए आप एक बार यहाँ पे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार रीड करवा देती हूँ, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगी बुक के साथ में, तो आप इसको अपने लेवल पे भी एक बार देख लेना। देखो क्या बोला है, कंपनी है अपनी XYZ, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। अब देखो इसने आपको टर्नओवर दिया है टेबल ए, टेबल ए कौन है, रेगुलेटेड, देन आपको टर्नओवर दिया है टेबल बी, टेबल बी कौन है, नॉन रेगुलेटेड, और एक आपको दिया है अदर प्रोडक्ट्स, मतलब जो ना तो ए में आ रहे हैं ना तो बी में आ रहे हैं, मतलब दूसरे ही हैं। ठीक है, अच्छा ए का कितना है 6 करोड़, बी का कितना है 9 करोड़, और अदर जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अलावा उनका कितना है 18 करोड़। अब इसने आपसे पूछा है कि क्या कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है क्या रूल 3 में,
और सेकंड आपसे पूछा है कि भाई कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत है क्या रूल 4 में। तो स्टेप 1 तो हमारा यही रहेगा कि हम ये चेक करें कि रिकॉर्ड्स बनेंगे क्या, बिकॉज रिकॉर्ड्स ही नहीं बनेंगे तो ऑडिट किसकी कराओगे। तो स्टेप 1 क्या होगा आपका, रिकॉर्ड्स बनेंगे क्या। रिकॉर्ड्स के लिए सिंपल सी आपको जो है वो 2 चीजें चेक करनी थी, रेगुलेटेड या फिर नॉन रेगुलेटेड, इनमें आपका आना जरूरी है। आ रहे हो क्या, टेबल ए भी है टेबल बी भी है, मतलब आ रहे हो। अब चेक कर लो टर्नओवर। टर्नओवर कितना है, 35 करोड़ या उससे ज्यादा। और आपको याद होगा वहां पर लिखा हुआ था ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब उस कंपनी के जितने भी टोटल प्रोडक्ट्स हैं और टोटल सर्विसेज है सबका मिलाकर, मतलब हमें ये तीनों का मिलाकर चेक करना है। मतलब यहाँ पे 6 + 9 + 18 तीनों का मिलाकर कितना आना चाहिए, 35 करोड़ या उससे ज्यादा। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, तीनों का मिलाकर कंबाइन करके 33 ही आ रहा है। अब 33 तो 35 से कम है ना, अगर आप तीनों को कंबाइन कर दोगे। तो क्या रिकॉर्ड बन रहे हैं, नहीं। जब रिकॉर्ड ही नहीं बन रहे हैं तो ऑडिट करवाने की जरूरत है क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो रिकॉर्ड ही नहीं बन रहे हैं तो क्वेश्चन ऑफ ऑडिट डज नॉट अराइज, ठीक है। अब केस नंबर 2 पे आ जाओ। अगेन टेबल ए के आपको गिवन है 7 करोड़, टेबल बी के आपको गिवन है कितने, 8 करोड़, ठीक है। और अदर कितने गिवन है, 24। सेम क्वेश्चन पूछा है रूल 3 और रूल 4 का, कि रिकॉर्ड बनेंगे क्या, ऑडिट होगी क्या। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना रिकॉर्ड बनेंगे। रिकॉर्ड बनेंगे के लिए 7 + 8 + 24 जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं सबको मिलाकर चेक कर लोगे। अब सबको मिला के टर्नओवर जो आपको कैलकुलेट करना है वो कितना आ गया, 39। 39 तो 35 से ज्यादा होता ही है, ठीक है। तो क्या आपको रिकॉर्ड बनाने हैं, यस, रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत है। अब ऑडिट पे चेक कर लो। अब आपको पता है रेगुलेटेड की लिमिट्स कितनी है, 50 और 25, और नॉन रेगुलेटेड की लिमिट्स कितनी है, 100 और 35। अब आप चेक करो कि इन दोनों में से कोई लिमिट पूरी हो रही है क्या, है ना। देखो तो क्या बोला यहाँ पे, आपका जो ओवरऑल टर्नओवर है ये 50 क्या है, सबका मिलाकर है ना। तो 50 सबका मिलाकर है, सबका मिलाकर है मतलब ए वाला, बी वाला और अदर्स वाला। तो ए वाला, बी वाला, अदर्स वाला, इन तीनों का मिलाकर तो अभी हमने ऊपर देखा ना 39 आ रहा है। तो जब तीनों का मिलाकर 39 आ रहा है, 50 की लिमिट पूरी हो ही नहीं रही है, तो क्या यहाँ पे रेगुलेटेड जो है उसकी ऑडिट करवाने की जरूरत है, नहीं। जब ए की लिमिट पूरी नहीं हो रही है तो हम सेकेंड लिमिट को चेक करके क्या कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे आपकी ऑडिट रेगुलेटेड वालों की नहीं हो सकती। अब जब 50 की लिमिट ही पूरी नहीं हो रही है तो ये 100 वाली लिमिट पूरी कैसे होगी। तो यहां तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं बनता। तो यहीं पर ही हम क्रॉस हो गए, तो हम फालतू में टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। और वैसे भी दिख ही रहा है ना टाइम वेस्ट भी क्या हो रहा है, 39 है। तो 39 है तो वो 50 से भी कम है, 100 से भी कम है, ठीक है। तो इसीलिए ना तो ए की होगी और ना ही बी की होगी ऑडिट। अब ऐसे करके आपको सबका चेक कर लेना है ना। अगेन अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है आपको गिवन है चेक करोगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 आ रहा है, 28 आ रहा है। तीनों का मिलाकर, तीनों का मिलाओगे मतलब एग्रीगेट कर लोगे तो एग्रीगेट करके कितना आ जाएगा, 53, ठीक है। 53 जो है आपका 35 से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। तब ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है, अगेन आप पहले तो ए वाला चेक कर लो कितना है, 50 और 25। बी वाला चेक कर लो कितना है, 100 और 35। अब ए वाले के लिए हमें पहला चाहिए 50। अब 50 कैसे आता है, तीनों को कंबाइन करके। तीनों को अभी हमने कंबाइन किया था, कितना आया था 50, एक सेकेंड, हाँ कंबाइन करके कितना आया था, 53 आया था। इसका मतलब 50 की लिमिट तो पूरी हो ही रही है ना, 50 की लिमिट तो पूरी हो रही है, इसका मतलब हम स्टेप 1 तो क्लियर कर गए। अब सेकेंड में 25 आना चाहिए। अब 25 किसका था, ओनली रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड का। अब उसको देख लो कितना है, रेगुलेटेड में कितना है 11 और नॉन वाले में कितना है 14, ठीक है। तो अब आपको इन दोनों को प्लस करना है, यानी अभी आपको यहाँ पे 11 और 14 को प्लस करना है। फिक्स आ गया आपका वैल्यू 25, है ना। 11 और 14 कितना आ गया, 25, कहाँ है ये रहा। तो अब क्योंकि 25 वाली लिमिट भी पूरी हो गई, 50 वाली लिमिट भी पूरी हो गई, तो क्या हमें ऑडिट करवानी होगी, यस। क्या हमें दोनों की करवानी होगी, ए वालों की भी और बी वालों की भी, नहीं। अभी यहाँ पे क्या बोला है, टेबल ए वालों की लिमिट पूरी हुई है ना। अभी तो हमने सिर्फ ए की लिमिट पूरी करी है 50 और 25। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो आपकी कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी ए वाली। क्या बी वाली एप्लीकेबल हो सकती है, बी की लिमिट्स कितनी है 100 पूरी हो सकती है, नहीं, क्योंकि पहला ही यहाँ पे कितना है 53, तो 100 तो है ही नहीं, तो ये तो पूरी नहीं हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब इस केस में
ऑडिट तो होगी, लेकिन क्या ऑडिट दोनों की होगी? नहीं। किसकी होगी? सिर्फ रेगुलेटेड की होगी। और किसकी नहीं होगी? नॉन रेगुलेटेड की यहाँ पे नहीं होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो स्टेप 1, कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक कर लो तीनों का मिलाकर, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, अदर्स। अगर ये सबका मिलाकर 35 करोड़ या से ज्यादा है तब तो रिकॉर्ड बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। ऑडिट में आना है, ठीक है भाई, ऑडिट में आना है तो आप चेक कर लो पहले टेबल ए वाली लिमिट्स। अगर ए की लिमिट्स पूरी हो रही हैं तो ए की तो ऑडिट हो जाएगी। ए की पूरी हो रही है, बी की पूरी नहीं हो रही है तो सिर्फ ए की ऑडिट होगी। ठीक है, ए की पूरी हो रही है और बी की भी पूरी हो रही है तो दोनों की ऑडिट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब बाकी जो आपकी केस नंबर 4 है, केस नंबर 5 है, उसमें आपको ऐसा ही बताया होगा। तो ये मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, ये अपने लेवल पे घर पे देख सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही कम चांसेस है कि आपका एग्जाम में इस टाइप से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पूछेगा, क्योंकि ये फाइनल का है। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक बार करवा दिया कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, बाकी आप अपने लेवल पे एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से, ज्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अब आ जाओ वापस से। अच्छा, अब हमने यहाँ पर अपना जो टॉपिक था वो तो हमने पूरा कंप्लीट कर ही लिया ना, मतलब कौन सा? रूल नंबर 3, 4 एंड 5। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 से पहले अगर हम डिस्कस करें अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, तो आपको याद है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। फर्स्ट का अपॉइंटमेंट करता है बीओडी, बट सब्सीक्वेंट का अपॉइंटमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स। लेकिन कॉस्ट ऑडिट के केस में अपॉइंटमेंट बीओडी ही करेगा। शेयर होल्डर्स के पास पावर नहीं है, बीओडी के पास पावर है। तो क्या बोला है? पहली बात तो कॉस्ट ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा? भाई आप लोग ही कंडक्ट करोगे, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? बीओडी। अच्छा, आपको याद है हमने पूरा वो टॉपिक पढ़ा है ऑडिट कमेटी वाला, है ना, लास्ट चैप्टर में स्टैट्यूटरी में। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो फिर वो बोर्ड को रिकमेंडेशन देगी, और नहीं है तो बोर्ड डायरेक्टली अपॉइंट कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट एक्ट एज कॉस्ट ऑडिटर। इसका मतलब जिस बंदे को आपने अपॉइंट किया है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ योर कंपनी, कि आप सेम बंदे से कॉस्ट ऑडिट करवा सकते हो। मान लो वो बंदा सीए भी है, सीएमए भी है, फिर भी अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है तो आप उससे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवा सकते। कॉस्ट ऑडिट आप एक दूसरे ही बंदे से करवाओगे जो सीएमए है, मतलब दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलग रहेगा, कॉस्ट ऑडिटर आपका अलग रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मानने होंगे? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मानने होंगे। ये हम पढ़ते हैं फाइनल में। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं कि क्या क्या मानने होते हैं अपने फाइनल में आते हैं, अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलो अब ये तो हमने बात कर लिया। अब इसकी डिटेल्स कहां पर गिवन है? रूल नंबर 6 में। तो रूल नंबर 6 में सबसे पहले क्या बोला? अभी हमने ऊपर तो ये पढ़ लिया कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? बीओडी। अब अपॉइंटमेंट जो होगा वो कितने टाइम में होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में किसको इंटीमेशन देना है, वो सब चीजें अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या बोला? अपॉइंटमेंट जो होगा कॉस्ट ऑडिटर का, आपका जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये चीज याद रखना, स्टैट्यूटरी के केस में अलग प्रोविजन चलते हैं, मिक्स मत कर देना। अभी हम कॉस्ट ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑडिट में क्या बोला? अपॉइंटमेंट कब होगा? जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिन हुआ, फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के 180 डेज के अंदर अंदर, 180 डेज के अंदर अंदर आपका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। तो क्या बोला? विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कमेंस कब होता है? 1 अप्रैल से। ठीक है, तो उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना है? अपॉइंटमेंट कर लेना है। अच्छा, आगे वही सेम चीज है जो हमने पढ़ी थी स्टैट्यूटरी ऑडिटर में, कि भाई रिटर्न कंसेंट लेनी होगी आपको और साथ में एक सर्टिफिकेट लेना होगा। सेम सर्टिफिकेट जो हम वहां पर पढ़कर आए कि एलिजिबल होने चाहिए हो आप अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, जो भी लिमिट्स वगैरह गिवन है सेक्शन 141 में जो क्राइटेरिया। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है, जो हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में पढ़ा था ना, जैसे डिस्क्वालिफिकेशंस वगैरह, वो सेम टू सेम एप्लीकेबल होती है कॉस्ट ऑडिटर पे। जो डिस्क्वालिफिकेशंस हमने कहाँ पढ़ी है? स्टैट्यूटरी ऑडिट में, सारी उस सेम टू सेम एप्लीकेबल होती है किसके ऊपर? कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर। तो वही बताना है कि वो सारे जो भी क्राइटेरिया है, डिस्क्वालिफाइड आप नहीं होने चाहिए एज पर सेक्शन 141 वाली कंडीशंस। जो भी अपॉइंटमेंट है विद इन द लिमिट्स होना चाहिए। एंड जो प्रोसीडिंग्स वगैरह के बारे में आप बता रहे हो कि ये चल रही है मेरे ऊपर, वो करेक्ट होनी चाहिए। मतलब कोई भी प्रोसीडिंग्स के बारे में आपको छुपाना नहीं है ना, जितनी भी है आपको ये बताना है कि मैंने सारी डिस्क्लोज करी है, ट्रू एंड करेक्ट सेम है। जो सर्टिफिकेट हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी में, वही सेम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद में अपना क्या आता है? इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा,
कंपनी में बीओडी ने आपको अपॉइंट कर लिया, कितने डेज में अपॉइंटमेंट करना है, फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के विद इन 180 डेज में। अच्छा अपॉइंटमेंट हो गया ना, तो कंपनी को ये अपॉइंटमेंट के बारे में किसको बताना होगा, सीजी को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट के बारे में कंपनी किसको इंटीमेट करेगी, सीजी को इंटीमेट करेगी। कैसे इंटीमेट करेगी, इलेक्ट्रॉनिकली। फॉर्म कौन सा जाएगा, CRA2, याद रख लो। CRA1 किसका था, CRA1 था कॉस्ट रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस का फॉर्म। CRA2 किसका है, अपॉइंटमेंट। जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, याद कर लो, जहां जहां अपॉइंटमेंट होगा वहां वहां सीजी के पास CRA2 जाएगा। ये सब चीजें एमसीक्यू में भी आ सकती है, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी ने अपॉइंटमेंट किया, क्या बोला है कि आपको वो चीज बतानी होगी सीजी को, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म जाएगा CRA2। कितने टाइम में बताना होगा, देखो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। आपको पता है अपॉइंटमेंट बीओडी कर रहा है तो कहाँ करेगा, बोर्ड मीटिंग में। तो बोर्ड मीटिंग से 30 डेज, या फिर आपका जो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के 180 डेज, दोनों में से जो भी डेट अर्लियर है उसमें आपको बता देना है, ठीक है, उसमें आपको बता देना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई 180 डेज जो हैं अपने, वो खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो 2 दिन पहले हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग किया, तो फिर आप बोर्ड मीटिंग से 30 डेज करोगे तो वो बहुत आगे पहुंच जाएगा, 180 डेज एक्सीड हो जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब 30 डेज ले लो और 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ले लो, दोनों में से जो भी अर्लियर डेट है उतने में आपको इंटीमेट करना होगा सीजी को। अच्छा टेन्योर क्या रहेगा, टेन्योर क्या रहेगा ऑडिटर का, कॉस्ट ऑडिटर का, तो क्या बोला है यहाँ पे, टिल एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और टिल सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर। देखो यहाँ पे एक एक साल का ही रहता है ना, तो क्या बोला इस केस में, टेन्योर रहेगा 180 डेज की एक्सपायरी तक। टेन्योर कब रहेगा, 180 डेज की एक्सपायरी तक। इसका मतलब यहाँ पे ये हमें 180 डेज काउंट कहां से करने, क्लोजर, यानी 31 मार्च से। काउंट कहां से करने हैं, 31 मार्च से। तो 31 मार्च से 180 डेज। तो मैम जो अपना टेन्योर जो है वो भी यहाँ से मतलब 180 डेज ही रह रहा है, और जो हमने अपॉइंटमेंट की बात की थी वो भी, बस वो इतना सा डिफरेंस है कि वो 1 अप्रैल से हो रहा है। तो ये कैसे हो गया, दोनों ही 180 डेज है, तो क्या सेम डेट आ जाएगी, एक ही दिन में उसको निकाल दोगे, कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे देखो जो आपका ईयर का बिगनिंग है ना, ईयर आपका जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के, जैसे अगर हम बात करें 25-26 का मुझे अपॉइंटमेंट करना है लेट्स से, तो मैं 1 अप्रैल 25 यहां से 180 डेज में अपॉइंटमेंट करूंगी, और ईयर का एंड होगा 31 मार्च 26। ईयर एंड कब हो गया, 31 मार्च 26। तो इससे 180 डेज तक, इससे 180 डेज तक उसका टेन्योर रहने वाला है। तो ये चीज याद रखना, वो अगले साल, ऑब्वियस सी बात है ना, ईयर खत्म होगा, खत्म होने के 180 डेज तक टेन्योर रहेगा। तो ये दोनों एक ही साल में करके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ऐसा एक स्टूडेंट का डाउट आ गया था तो मुझे आपको बताना पड़ा। ये मत सोचना कि ये तो मैम बहुत ही बेसिक सी बात है, ये बताने की क्या जरूरत थी। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है यार इतना सारा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, हम मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं चीजें। तो ये एक बार एक डाउट आ गया था तो मैंने सोचा मैं आपको क्लियर यहाँ पे पहले ही कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, टेन्योर रहेगा कि आपका जैसे ही ईयर एंड हो रहा है, तो ईयर एंड होने के कितना, 180 डेज, ईयर एंड होने के कितना 180 डेज तक आपका जो टेन्योर है वो रहेगा। या फिर मान लो आपने रिपोर्ट सबमिट पहले ही कर दी, आप 180 डेज तक का वेट कर ही नहीं रहे हो, आपने पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो जब आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी आपका उस साल का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टेन्योर पहले ही खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा जहां पे डेज है वहां पे डेज ही लिखना। अब बहुत बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, 180 डेज है, 6 महीना अप्रॉक्स होता है, 6 महीना लिखो खत्म करो, नहीं, 180 डेज हैं तो 180 डेज ही लिखने हैं, ठीक है। मंथ्स में मत लिख के आना, जहां मंथ्स होता है वहां मंथ्स में लिखना होता है, जहां डेज गिवन है वहां डेज में ही लिखना होता है, ठीक है। तो ओवर स्मार्ट मत बनना, ओके। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ आगे। अब क्या आता है, रिमूवल। अच्छा जैसे स्टैट्यूटरी था वहां पर हमने बात की कि हम टाइम से पहले रिमूव कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए क्या पास किया था, BR, तो रिमूवल के लिए भी क्या पास करोगे, BR। अच्छा निकालने से पहले क्या दोगे उसको, निकालने से पहले उसको दोगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और जो भी रीजन है उसको निकालने का वो भी आप रिकॉर्ड करोगे इन राइटिंग। अच्छा अगेन एक बात बताओ, उसको निकाल दिया तो क्या अब ऑडिट नहीं होगी, नहीं ऑडिट तो होगी, तो हम उसकी प्लेस पर किसी और को अपॉइंट करेंगे। अच्छा जो उसकी पोजीशन खाली होगी रिमूवल पे, उस पोजीशन वेकेट होने को हम क्या बोलेंगे, कैजुअल वैकेंसी। रिमूवल के बाद जो वैकेंसी आती है दैट इज व्हाट,
कैजुअल वैकेंसी, तो उसको भी तो फिल करना होगा ना, उसको कौन फिल करेगा, बोर्ड ही फिल करेगा। तो जब हमने किसी नए बंदे को अपॉइंट किया उसकी प्लेस पे, तो आपको याद है ना अपॉइंटमेंट जैसे ही होगा, अपॉइंटमेंट के बारे में CRA 2 में इंटीमेशन जाएगा CG के पास, वही बोला है क्या कि CRA 2 आपको फाइल करना होगा CG को, ताकि आप इन्फॉर्म कर पाओ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इन द प्लेस ऑफ रिमूव्ड ऑडिटर। ठीक है, और वही सेम चीज बोली है कैजुअल वैकेंसी। अब यहाँ पे क्या बोला कि कैजुअल वैकेंसी आ सकती है, अभी जैसे हमने रिमूवल पढ़ा तो वहां पर आ सकती है, रिजाइन कर देगा वो खुद आपको लात मार के चला गया वहां पर आ सकती है, मरवर गया वहां पे आ सकती है, रिमूवल हो गया वहां पे आ सकती है। तो वैकेंसी आने के 30 डेज में BOD उसको फिल कर देगा। जैसे BOD ने फिल करी है इंटीमेट कर दो CG को विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, अच्छा अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना, वैकेंसी फिल करना मतलब अपॉइंटमेंट करना, अपॉइंटमेंट करना मतलब CRA 2 फाइल करना विद CG, इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से प्रोविजंस हैं ये, है ना, बहुत छोटा सा आपका चैप्टर है, होने भी वाला है। चलो अब आ जाओ अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब आपका यहाँ पे जो टॉपिक है वो बात करता है किसके बारे में, अबाउट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपकी जो ऑडिट हो जाएगी, तो ऑडिट होने के बाद में ऑब्वियस सी बात है ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा। तो अपना जो वो ओपिनियन देगा वो कहाँ देगा, रिपोर्ट में ही देगा। तो कॉस्ट ऑडिटर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। अच्छा आपको पता है ना कि टेन्योर कितना होता है उसका, 180 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसी के अंदर अंदर ही रिपोर्ट बनानी है, ऑब्वियस सी बात है। तो विद इन 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच द ऑडिट रिलेट्स, मतलब जो टेन्योर है ऑब्वियस है ना, उसी में ही आपको काम खत्म करके देना होगा। तो 180 डेज के अंदर अंदर ही आपको ऑडिट करके रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बनाकर ऑडिटर सबमिट करेगा BOD को, सबमिट रिपोर्ट टू BOD, सबमिट रिपोर्ट टू BOD। जब ऑडिटर, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब ऑडिटर रिपोर्ट बनाकर BOD को देगा, ऑडिटर दे रहा है BOD को, तो वो किस फॉर्म में दे रहा है, CRA 3, किस फॉर्म में दे रहा है, CRA 3। बात समझ आई। जैसे ही बोर्ड को रिपोर्ट मिल गई, अभी बोर्ड आगे वो रिपोर्ट देगा CG को। ठीक है, क्या बोला, विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, बोर्ड को रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट मिलने के अगले 30 डेज में, विद इन 30 डेज में बोर्ड वो रिपोर्ट किसको फर्निश करेगा, CG को। लेकिन जब बोर्ड देगा CG को, तो बोर्ड किस फॉर्म में देगा, CRA 4 में। बोर्ड किस में देगा, CRA 4 में, और ये किस में जाती है, XBRL फॉर्मेट में जाती है। मतलब इसके साथ बेसिकली क्या होता है, एक XBRL जो है अटैचमेंट भी जाता है। ठीक है, XBRL आपने सुना होगा, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। इसके बारे में अपना डिटेल में अभी यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये सब चीजें फाइनल में आती है। तो अभी आप याद रख लो, एक जो हम रिपोर्ट वगैरह करते हैं उसका एक फॉर्मेट रहता है, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है सब जगह चल सके, तो ऐसा एक फॉर्मेट जाता है। ठीक है, सो क्या बोला यहाँ पे, वापस सुनो। सबसे पहले ऑडिटर ऑडिट कंप्लीट करेगा, ऑडिटर CRA 3 में रिपोर्ट बनाकर किसको देगा, बोर्ड को देगा। बोर्ड आगे वो जो रिपोर्ट है किसको देगा, CG को देगा। लेकिन जो बोर्ड देगा वो किस फॉर्म में देगा, CRA 4 में। इस पे MCQ बहुत बार आ गया है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, ऑडिटर अगर बोर्ड को दे रहा है तो CRA 3 है, बोर्ड अगर CG को दे रहा है तो CRA 4 है, याद रखना, उल्टा मत कर देना। ठीक है, अच्छा जब वो हम CG को रिपोर्ट देंगे तो वो सब चीजें क्या जाएंगी उसमें, एक तो वो रिपोर्ट जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह या एक्सप्लेनेशन वगैरह है, जैसे मान लो ओपिनियन जो उसका आया है तो उसमें कंपनी गलत है। ठीक है, उसने जो अपना ओपिनियन दिया है ऑडिटर ने, उसमें कंपनी की गलतियां आई है, क्वालिफिकेशंस है, रिजर्वेशंस है, तो बोर्ड का उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, बोर्ड क्या एक्सप्लेन करना चाहता है अपने आप को, तो वो सारी चीजें भी जो है वो भी जो है वहां पे जाएगी। ठीक है, CG को, ये सब चीजें। तो ये आपका पूरा रिपोर्ट का पूरा प्रोसेस रह गया। अब इसके बाद एक चीज बोली है कि अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी ने एक्सटेंशन मांगा है, एक्सटेंशन मांगा है कि हमें AGM, आपको याद होगा ये हमने लॉ में पढ़ा हुआ है कि हमें AGM होल्ड करनी होती है, अगर हम टाइम पे नहीं होल्ड कर पाते हैं तो हम एक्सटेंशन ले सकते हैं ROC से। तो अगर किसी कंपनी ने AGM के लिए एक्सटेंशन मांगा है, ठीक है, और उसको एक्सटेंशन मिल गया है, तो जितना एक्सटेंशन AGM के लिए मिला है उतना ही एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी। तो कंपनी जिसको AGM के लिए एक्सटेंशन मिला है वो CRA 4 जो है वो भी फाइल कर सकती है, मतलब उसके लिए भी उसको एक्सटेंडेड टाइम मिल गया। मतलब जो AGM के लिए एक्सटेंशन मिला है तो हम ये मान लेंगे CRA 4 के लिए भी एक्सटेंडेड टाइम जो है वो हो गया। ठीक है, अच्छा
सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 याद है, हमने पढ़ा है अभी लास्ट चैप्टर में, और वहां पर हमने बात की है जो फ्रॉड रिपोर्टिंग होती है ना, सीजी को करना होता है, अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो सारी चीजें, नहीं है तो फिर सिर्फ बीओडी ऑडिट कमेटी को होगा। तो वो सब प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं टू कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, सब पे एप्लीकेबल होते हैं। तो वही चीज बताई हुई है। अब एक आपको चीज और बताई है कि जो CRA3 है, अब यहाँ पे ये CRA3 दिया, किसने दिया? CRA3 दिया ऑडिटर ने, किसको? बोर्ड को। तो जो ये CRA3 है, इसमें क्या क्या चीजें वो लिख कर देगा? बेसिक सी चीजें लिख कर देगा। अब जो हमने पढ़ा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, है ना, वहां पे हमने रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़े थे, अब उतने सारे तो नहीं आएंगे, बट बेसिक बेसिक बातें देखो क्या आएंगी। तो कॉस्ट ऑडिटर को ये बताना है कि उसके ओपिनियन में, वेदर इन हिज ओपिनियन, देखो क्या बताना है, क्या उसने सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जिसकी जरूरत थी ओपिनियन बनाने के लिए, ऑडिट करने के लिए, क्या वो सारा उसने लिया है मैनेजमेंट से या नहीं लिया है? क्या कंपनी ने प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? क्या जो प्रॉपर ब्रांचेस है, ब्रांचेस की रिटर्न्स रिपोर्ट्स उसने ली है, चेक करी है कि नहीं करी है? ठीक है, कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्या? देखो क्या होता है, जनरली कंपनीज जो है ना वो ज्यादातर फोकस अपने फाइनेंस एस्पेक्ट्स पे करती हैं, कॉस्टिंग, लॉ, इन सबको इग्नोर कर देती है। ठीक है, तो जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी ऐसा होता है कि मेजॉरिटी किसको ही फोकस कर रहा होता है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को। तो यहाँ पे उसको यही चेक करना है कि भाई आईसीएस ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ फाइनेंस पे फोकस ना करे, कॉस्टिंग एस्पेक्ट्स पर भी वो फोकस करे। तो वो आपको चेक करना है, और ये तो बेसिक है, जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ स्टेटमेंट्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कॉस्ट का या नहीं दे रहे हैं, बेसिक है। चलो, डिस्क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस हमने पढ़ी थी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, वो एज इट इज सेम एप्लीकेबल होती हैं कॉस्ट ऑडिटर पे, बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद एज अ कॉस्ट ऑडिटर एक्ट नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग होने चाहिए। चलो, रेम्यूनरेशन का भी सेम ही है वैसे तो, जो हमने वहां पढ़ा था कि अगर आपकी ऐसी कंपनी है जिसमें ऑडिट कमेटी बनती है, भाई अगर कमेटी बनती है तो कमेटी का ही काम है, ठीक है, अपॉइंटमेंट किसका करना है वो रेकमेंड करो, देन रेम्यूनरेशन क्या रहेगी वो रेकमेंड करो। तो अगर कमेटी है तो वही करेगी, कमेटी नहीं है तो बोर्ड खुद करेगा। देखो ध्यान से, ये वैसे क्वेश्चन आपका आ भी सकता है। तो देखो क्या बोला, अगर कंपनी में एसी बनाने की जरूरत है तो ऑडिट कमेटी ही रेकमेंड करेगी, ऑडिट कमेटी ही रेकमेंड करेगी कि किस पर्सन को हमें बनाना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर। किसको रेकमेंड करेगी? बोर्ड को, बिकॉज अपॉइंटमेंट बोर्ड कर रहा है। तो एसी रेकमेंड करेगी इसको बना लो कॉस्ट ऑडिटर। अब वो पर्सन रेकमेंड कर रही है तो वो उसकी रेम्यूनरेशन को भी रेकमेंड करेगी, ठीक है, और फिर रेकमेंडेशन को करेगा कंसिडर बोर्ड, और फिर वो अपॉइंट कर देगा ऑडिटर को, ठीक है। अच्छा, रेम्यूनरेशन, ये इंपॉर्टेंट, रेम्यूनरेशन जो कि रेकमेंड करी है ऑडिट कमेटी ने, बोर्ड उसको कंसिडर करेगा और अप्रूव कर देगा। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, जो एसी ने बोर्ड को रेकमेंड करी है और बोर्ड उसको अप्रूव कर रहा है, तो फिर हमें उसको वापस मेंबर्स से भी रेटिफाई करवाना होगा, सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स। यानी एसी ने बोर्ड को बोला इतना दे दो, बोर्ड ने बोला ठीक है, लेकिन बोर्ड के हाँ बोलते से काम खत्म नहीं है। जितनी आप उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हो, वो रेम्यूनरेशन सही है कि ज्यादा है कि कम है, वो चीज मेंबर्स जो है उनको बताना पड़ेगा, और मेंबर्स को ठीक लगता है तो वो रेटिफाई करेंगे तो ही काम बनेगा। यानी मेंबर्स का अप्रूवल, मेंबर्स का रेटिफिकेशन मतलब कंफर्मेशन, समझते ना, मैं पढ़ा है बहुत बार। तो रेटिफिकेशन का मतलब होता है कंफर्मेशन, तो मेंबर का कंफर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो मेंबर से भी रेटिफाई करवाना जरूरी है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि क्या जो कॉस्ट ऑडिटर है उसका रेम्यूनरेशन मेंबर से रेटिफाई करवाना जरूरी है क्या, है ना। और अगर एसी नहीं है तो बहुत सिंपल है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट खुद ही बोर्ड कर देगा और रेम्यूनरेशन भी बोर्ड ही डिसाइड कर देगा। लेकिन अगेन मेंबर उसको सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे? रेटिफाई, मतलब कंफर्म करेंगे कि हाँ ये सही है, वो हाँ बोलेंगे तो ही वो कंफर्म होगी रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? रेम्यूनरेशन। राइट्स एंड ड्यूटीज आपकी सेम रहती हैं एज कंपनी ऑडिटर, जो हमने पूरा सेक्शन 143 वगैरह सब कुछ पढ़ा ना, वो सब जो है वो सेम रहेंगी, इसकी भी, कॉस्ट ऑडिटर की भी। एंड विद दिस अपना जो चैप्टर है वो खत्म है। अच्छा, यहाँ पे इस चैप्टर में हमने 4 फॉर्म्स पढ़े हैं, CRA1, CRA2, CRA3, CRA4। 1 किसका है? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। 2 किसका है? अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन टू CG। 3 किसका है? रिपोर्ट देगा ऑडिटर टू बोर्ड। 4 किसका है? बोर्ड देगा टू CG, ठीक है। तो ये आपके चारों फॉर्म्स आ गए, ये आपके MCQ में आ सकते हैं। एंड विद दिस जो अपना चैप्टर है वो होता है खत्म। एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाई दिया।
अब एक बार जल्दी से हम इसको यहाँ से भी बुक से भी देख लेते हैं। देखो वैसे तो सेम ही चीजें हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट हमने देख लिया पूरा। देन हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टार्ट किया, सेक्शन 148 एंड सीआरए रूल्स, है ना। देन हमने ये सारे रूल्स जो है वो देख लिए, रूल नंबर 3। देन ये अपने सेक्टर्स देख लिए दोनों। देन हमने रूल नंबर 4 देख लिया अपना, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। इसके बाद में रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 जो है वो हमने पूरा यहाँ पे देख लिया। एंड फाइनली आपके जो है ये यहाँ पे फॉर्म्स आ गए। पेनल्टी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, खुद आप एक बार इसको रीड कर लेना। यहाँ पर भी आपका एक सॉल्व केस है जैसे लास्ट चैप्टर में आया था, ये आपका होमवर्क है, अपने लेवल पे आप इसको ट्राई कर लेना। एंड विद दिस जो अपना चैप्टर है कॉस्ट ऑडिट वो होता है अपना कंप्लीट, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।